तो हेलो दोस्तों, मैं बिहारी आप सभी का स्वागत करता हूं बिहारी ट्रिकोला पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं रेलवे के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि साइंस के भाई हो, ठीक है ना, जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं रेलवे की, फिर वो जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, एलपी हो, टेक्नीशियन हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भाइयों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ वर्ष देख के आप लोग समय मत मार दीजिएगा, इसका हो जाएगा दूरी। और ये बहुत बड़ा इकाई है भाई, दूरी मापने, लंबे लंबे दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो ध्वनि का माप का यूनिट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। न्यूटन आपका बल का हो गया भाइयों, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार नापा जाता है। मतलब ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल, कितना डेसिबल है उसके अनुसार नापा जाता है, ठीक ना भाइयों, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई एम्पियर है भाइयों, इसको ए से दिखाया जाता है, ठीक ना भाइयों। वोल्ट जो ऑप्शन नंबर ए में है, वोल्ट, ये आपका विभवांतर का हो जाएगा भाइयों। कूलम विद्युत आवेश का हो जाएगा, और ओम प्रतिरोध का हो जाएगा भाइयों। ये चार इंपॉर्टेंट है भाइयों, और आपका अभी क्वेश्चन का सही उत्तर एम्पियर हो जाएगा, विद्युत धारा का। देख सकते हैं आप लोग, ये एलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी मतलब सभी एग्जाम के क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं है। देखो, विद्युत धारा का एक और मात्रक होता है भाइयों। देखो, विद्युत धारा को आई से डिनोट किया जाता है, और आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो क्यू मतलब विद्युत आवेश है, तो आवेश का यहाँ पर हो जाएगा कूलम, ठीक ना भाइयों। और टी का मतलब सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, इसका एक और मात्रक। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की ऐसा इकाई क्या है? तो विस्थापन एक तरह का दूरी है भाइयों, तो इसका हो जाएगा मीटर, ठीक ना भाइयों। विस्थापन कैसा दूरी है? तो दो बिंदु के बीच शॉर्टेज डिस्टेंस को विस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यहाँ से एक लड़का गया ऐसे और यहाँ से एक लड़का गया ऐसे, दोनों गया एक ही पॉइंट पे, लेकिन एक ने ज्यादा दूरी किया, एक ने कम दूरी की। ये जो कम दूरी वाला है इसी को बोलेंगे हम लोग विस्थापन। इसका आंसर मीटर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा इकाई क्या है? तो विभवांतर का हमारा वोल्ट हो जाएगा भाइयों। शक्ति अगर बोलता तो वाट बोलते हम लोग। जूल आपका ऊर्जा का हो जाएगा भाइयों, और कार्य का हो जाएगा, और कूलम विद्युत आवेश का हो जाएगा भाइयों। लेकिन विभवांतर बोला जाए तो वोल्ट हो जाएगा भाइयों। देख सकते हैं कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब हर बार पूछता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है? तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट आपका वेबर हो जाएगा भाइयों। और नीचे कुछ राशि और उसका मात्रक दिया है, हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फैराड ऑप्शन नंबर ए है, तो वो धारिता है, इंग्लिश में इसको कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक ना भाइयों। उसके बाद है प्रेरकत्व, इसका मतलब हेनरी, इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? हेनरी। दाब का आपका हो जाएगा पास्कल भाइयों। और चुंबकीय फ्लक्स का हम लोग वेबर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है भाइयों, विद्युत ऊर्जा का व्यय का वैनिक मात्रक क्या है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर किलोवाट आवर, घंटा। वाट आपका शक्ति का हो जाएगा भाइयों, जूल ऊर्जा का हो जाएगा, वोल्ट विभवांतर का हो जाएगा, ठीक ना भाइयों। आगे एक और क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है जूल। अगला क्वेश्चन है, मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? तो आप लोग पढ़े थे भाइयों कि आई बराबर क्यू बाई टी होता है। तो क्यू मतलब विद्युत आवेश, यानी इसका मात्रक हो जाएगा कूलम, और टी का हो जाएगा सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड एम्पियर का हो जाएगा भाइयों। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो आपको पता ही होगा भाइयों, एक हॉर्स पावर 746 वाट का पाए। देख लीजिए, एलपी टेक्नीशियन सभी एग्जाम में और भी एग्जाम में है, लेकिन इसमें एडेड नहीं है वो। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, घुरा के पूछ दिया, 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्व शक्ति, घोड़ा को हिंदी में अश्व बोलते हैं, हॉर्स को हिंदी में अश्व। अब अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है भाइयों? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 3.6 10 की पावर 6 जूल। देख सकते हैं एकदम कतार लगा दिया है, सभी एग्जाम में आ गया है तो रेलवे का। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो पिकोमीटर आपका होता है भाइयों 10 टू द पावर -12 मीटर, ठीक ना भाइयों, -12 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाइयों न्यूटन मीटर, क्योंकि जूल किसका मात्रक है? कार्य क्या होता है? एफ गुना एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का आपका हो गया न्यूटन, और एस मतलब विस्थापन का हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर।
सॉरी भाइयों, यहाँ देखिए कुछ मापक यंत्र दिए और मापन दिए, जैसे कि ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर क्या नापता है? तो वाहन जो हम लोग बाइक उइक चलाते हैं ना भाइयों, उसमें जो दूरी, कितना दूरी तय किया वो मापता है, ठीक ना भाइयों। और टैकोमीटर वायुयान की गति, मतलब जो एरोप्लेन उलेन चलता है उन लोग का, जो एरोप्लेन हेलीकॉप्टर उन लोग का जो गति मापा जाता है वो टैकोमीटर से। और स्पीडोमीटर वाहनों की गति यानी स्पीड मापता है, स्पीडोमीटर स्पीड नापेगा, ठीक ना भाइयों। देखिए क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर क्या नापता है? तो मोटर गाड़ी का ऑडोमीटर आपका दूरी नापता है भाइयों। यही अगर बोल देता है स्पीडोमीटर तो ये चाल मापता, ठीक ना भाइयों, स्पीड मापता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, नहीं, ये तो गलत है। ऊर्जा केवल नष्ट किया जा सकता है, ये भी गलत है। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है, नहीं। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है ना ही इसे नष्ट किया जाता है भाइयों, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। देखिए लिखा है ना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अब यहाँ पर पूछ दिया भाई गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछ दिया भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाफ mv²। यहाँ पर m आपका द्रव्यमान होगा और v आपका वेग, बोले तो वेलोसिटी होगा। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछता तब आप लोग मार देते हैं mgh। यहाँ m भी मास हो गया, g से आपका गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा और h से ऊंचाई। ma पूछा जाए तो ये बल का हो जाएगा भाइयों, F बराबर ma। और m भी पूछा जाए तो ये संवेग का हो जाएगा, P बराबर m भी आप लोग पढ़े होंगे, P यहाँ पर संवेग था भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गतिज ऊर्जा का देख सकते हैं हाफ mv²। निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो अभी मैंने डिस्कस किया भाइयों कि P बराबर mv होता है। यहाँ बोला ना ऑप्शन नंबर सी, देखिए P बराबर mv। संवेग को तो क्या होगा, संवेग द्रव्यमान गुना वेग, ऑप्शन नंबर बी देखिए। और ये संवेग जो है ना भाइयों एक सदिश राशि है, देखिए लिखा भी है संवेग सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी याद रखिएगा भाइयों, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्शन नंबर ए। रॉकेट डैश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। देख सकते हैं ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है और ये जेई का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आया है दोनों एग्जाम में, तो इसका भी संवेग हो जाएगा। मिट्टी के बर्तन में रखा जल, मतलब कि घड़ा उड़ा जो हो गया, तो गर्मी में भी डैश के कारण ठंडा होता है भाइयों। तो वाष्पीकरण के कारण ये ठंडा होता है, ठीक ना भाइयों। जो कि घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां पर अब बाहर पानी आ जाता है, वाष्पित होकर उड़ जाता है, इस कारण ठंडा कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग डैश में यात्रा नहीं कर सकती है? तो भाइयों ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है और स्टील में जो कि सबसे ज्यादा स्पीड यात्रा करेगा, ठीक ना भाइयों। बाकी वायु पानी स्टील में यात्रा कर सकती है, लेकिन देखिए यहाँ लिखा है ना, ठोस में सबसे अधिक और गैस में सबसे कम ध्वनि तरंग की यात्रा होगी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्राव्य सीमा कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि सुनने योग्य कितना हर्ज, जो ध्वनि का मात्रक है हर्ज, तो कितना और कितना के रेंज में होना चाहिए तब कि आदमी कोई सुन सकता है? तो 20 से 20,000 हर्ज, ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं कितने बार लगातार एग्जाम में आया भाइयों। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है भाइयों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यहाँ वेग का ऐसा ही मात्रा है भाइयों। अगला क्वेश्चन है, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो R बराबर 2F होता है भाइयों। यहाँ पर आपका R हो जाएगा त्रिज्या और F हो जाएगा फोकल लंबाई, मतलब फोकल लेंथ। और एक और यहाँ से रिलेशन बन सकता है भाइयों, F बराबर R/2, क्योंकि ये इधर गुना में है, इधर चल जाएगा डिवाइडेड में, तो दोनों भी पूछ सकता है, तो दोनों सही हो जाएगा। अब हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है ये 2.42 होता है भाइयों। देखिए भाइयों, अब कार्बन के यहाँ बारे में कुछ दिया है। कार्बन का 2 मुख्यतः अपरूप होते हैं भाइयों। अपरूप मतलब उसी का जैसा, मतलब स्ट्रक्चर जो भी है, तो हीरा और ग्रेफाइट, ठीक ना भाइयों।
ग्रेफाइट के बारे में बता दूं मैं, ये एक अधातु है, फिर भी ये विद्युत का चालन करता है। और हीरा सबसे कठोर वस्तु है भाइयों, कठोर अधातु। प्रतीकों के साथ लेंस फॉर्मूला क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और यही पूछ देता कि मिरर फॉर्मूला मतलब दर्पण सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता भाइयों, दर्पण। दर्पण में ये हो जाता और लेंस में ये हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बता दूं मैं आपको, एफ था आपका फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी और बी प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से कितनी दूर पर वस्तु है और बी है दर्पण से कितने दूर पर प्रतिबिंब है, मतलब जो इमेज बन रहा है वो। अगला क्वेश्चन है भाइयों, डैश का रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो भाइयों इसका सही उत्तर है लाल, क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है भाइयों, फ्रीक्वेंसी कम। जैसे कि आप लोग देखे होंगे रेलवे लाइन में जो सिग्नल लगे होते हैं उसमें 3 कलर का उपयोग किया जाता है, रेड, येलो और ग्रीन, क्योंकि इसका जो विचलन कोण होता है वो सबसे कम होता है। और बैंगनी, दूर से देखेंगे आप बैंगनी कलर को तो लगेगा वो काला ही है, इसी कारण इसका विचलन, अब पूछा जाए विचलन कोण सबसे अधिक होता है, ठीक ना भाइयों। अधिक में आप लोग क्या मार देते हैं, बैंगनी, लेकिन सबसे कम में मारेंगे लाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ओम के नियम के अनुसार डैश होता है? तो ओम के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो ताप है ना नियत रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, एक समान मतलब रखा हुआ होगा वो, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब यहीं से आता है भाइयों, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ये समानुपाती का चांस है ना, ये हटेगा तो इक्वल टू आएगा, तो एक कांस्टेंट आता है मतलब नियतांक, उसको आर से दिखाते हैं, आर आई, भी इक्वल टू आर आई, इक्वल टू आई आर या आर आई। तो आर यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस, हिंदी में प्रतिरोध, और इसका मात्रक होता है भाइयों ओम। और आई आपका यहाँ विद्युत धारा है, भी विभवांतर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है भाइयों। अगला क्वेश्चन है, उष्मा एच, धारा आई, प्रतिरोध आर और टी समय के बीच कौन सा सही संबंध है भाइयों? तो इसका एक सूत्र होता है भाइयों, उष्मा निकालने का, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो ये सही उत्तर हो जाएगा भाइयों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। E बराबर mc स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की थी? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी खोज की थी भाइयों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर बता दूं, E आपका एनर्जी है और m आपका द्रव्यमान है, तो एनर्जी मतलब ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच ही संबंध बनाता है। अवगाद्रो संख्या डैश के समतुल्य होती है? तो 6.022 10⁻23 होता है भाई। अवगाद्रो संख्या को ऐसे डिनोट करते हैं, n और नीचे में छोटा सा a लिखा रहता है, ठीक ना भाइयों। इसकी जो है ना समतुल्य होता है ये 6.022 10⁻23। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, मतलब अधातु जो हम लोग रूम टेम्परेचर हम लोग घर में रहता है तो ब्रोमीन हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक ना भाइयों। लेकिन अगर यहीं पर अधातु ना दे के धातु दे देता तो पारा मार देते, लेकिन यहाँ पर दिया हम लोग को अधातु तो ब्रोमीन मारेंगे, और धातु में पूछा जाए तो पारा। एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है, तो वही ब्रोमीन हो जाएगा भाइयों। लेकिन यही एकमात्र धातु बोल देता, धातु, ध्यान से सुनिएगा भाइयों, धातु तो पारा। चलिए अगले क्वेश्चन, एक तरल अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, देख सकते हैं हर एक बार पूछा जा रहा है भाइयों, ब्रोमीन हो जाएगा। 3 लगातार क्वेश्चन आए इससे। सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो भाइयों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक ना भाइयों। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों, 1.6 10⁻−19 कूलम्ब। और यही ऋणात्मक बोला, अगर प्रोटॉन का पूछता ना भाइयों तो यहाँ आगे प्लस का साइन रहता है, यही हो जाएगा प्रोटॉन का भी। न्यूट्रॉन को छोड़ सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं? तो देखो हाइड्रोजन में देखो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होगा लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है भाई, देख सकते हैं नीचे इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु नाभिक में मौजूद होती है? तो देखो वही सिर्फ यहाँ पे सिंबल दे दिया था हाइड्रोजन का, यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन और ग्रुप डी से जेई कर दिया इसको।
कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? तो देखो न्यूट्रॉन तो है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है, लेकिन जेनॉन जो है वो एक खुद मतलब कि गैस है भाइयों, वो नहीं है, ठीक ना। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है, तो मैंने आपको बोला था कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम, जो कि यहाँ पर आगे प्लस का सिंबल है, लगाइए चाहे नहीं निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, धनात्मक लिख दिया भाइयों यानी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाइयों? तो ये हो जाएगा जे थॉमसन ने। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखिए भाई उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? तो यहाँ पर आपको पता होगा कि 4 कोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। एक होता है KLMN, K का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3 और N का वैल्यू 4। तो यहाँ हम लोग से N का पूछा था, तो इलेक्ट्रॉन निकालने का एक सूत्र होता है, ठीक ना भाइयों। इलेक्ट्रॉन निकालने का क्या सूत्र होता है? 2n²। तो यहाँ n का वैल्यू n में कितना है? 4 है, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया, 16 दूनी 32, देयरफॉर 32 हो गया भाई। अब अगला क्वेश्चन है तीसरे कक्ष में, KLMN, तो देख लीजिए किस रूप में, तो m से निरूपित करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। पहला कक्ष बोले तो k, दूसरा बोले तो l, चौथा बोले तो n, अब तीसरा बोले तो m। याद रख लीजिए KLMN, इसका वैल्यू 1 2 3 4। इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछे तो 2n²। k कक्ष के लिए n का वैल्यू 1 रख दीजिएगा, l के लिए 2 रख दीजिएगा, तो k में आपका 2 आ जाएगा, l में आपका 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8, और m में आपका 2 मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी भाइयों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 18, क्योंकि आपको मैं बताया अभी, एक सेकेंड, KLMN 1 2 3 4, तो तीसरे सेल में पूछा है ना भाइयों, तो तीसरे सेल में n का वैल्यू 3 है। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र है 2n², तो 2 गुना n यहाँ 3 है, तो 3 का स्क्वायर रख दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 गुना 2, ऑप्शन नंबर सी 18। आई होप आपको समझ में आया हो भाइयों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, जिनोन को अजनबी गैस कहा जाता है, ठीक ना भाइयों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। अक्रिय गैस कहने का मतलब है भाइयों नोबल गैस, ग्रुप 18, हीलियम है, रेडोन है, नियोन है। धावन सोडा का सूत्र है भाइयों, तो धावन सोडा का सूत्र हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। इसमें पूछा जाता है कि जल के कितने अणु हैं, तो 10 अणु है, ये भी याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का ऐसे सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों Na2CO3। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, कार्बोनेट जहां भी दिखे तो लास्ट में CO3 रहेगा भाइयों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संगमरमर, संगमरमर का सूत्र क्या हो जाएगा भाइयों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट बोला जाता है भाइयों, CO को हम लोग बोलेंगे कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और यही सूत्र जो है ना भाइयों, हम लोग का चौक का भी पूछा जाए तो यही हो जाएगा, संगमरमर चौक। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ये भाइयों इसका हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है भाइयों, नहीं किया जाता है। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले, सॉरी चौक। तो चलिए भाइयों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत बोला है, ठीक ना भाई, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए जाता है, तो सही है भाई। देखते हो कि किसी का हाथ गोड़ फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का चढ़ाया जाता है कि उसके हिले डुले ना और सेट रहे। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतह को चिकना के लिए जाता है, तो ये भी सही होगा भाइयों। इसे कैल्शियम
सल्फेट हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये गलत है भाइयों। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के निर्माण के लिए भी किया जाता है भाइयों, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है भाइयों। देखते हैं अब आंसर क्या दिया है। ऑप्शन नंबर सी सही है भाइयों। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? तो देखो भाइयों, कैल्शियम Ca से दिखाया जाता है और इसका जो परमाणु संख्या बोला जाता है तो 20 हो जाता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान इसका डबल हो जाता है भाइयों, तो 20 का 40। ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर। हालांकि सब में नहीं होता है, लेकिन अधिकतर में डबल ही होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है भाइयों, अनबुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों कैल्शियम COH होल ट्वाइस। ठीक ना भाइयों, बुझे हुए चूने तो CO। चलिए अगले क्वेश्चन को और बढ़ते भाइयों। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केन का भाइयों CnH2n+2 हो जाएगा। CnH2n एल्कीन, लास्ट में इन रहेगा, ठीक ना भाइयों, इसका लास्ट में एन रहेगा, +2 में एन, कुछ नहीं में इन, और वाइन YNE एल्काइन, उसमें लास्ट में -2 रहेगा भाइयों। तो एल्केन बोला जाए तो आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्कीन बोला जाए तो ऑप्शन नंबर डी, और एल्काइन बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए भाई। और ये किसी का सूत्र नहीं है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाइयों? चींटी के डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ कुछ स्रोत है और अम्ल, जैसे चींटी का डंक तो मेथनोइक अम्ल, दूध मतलब दूध में लैक्टिक अम्ल, दूध या दही बोल सकते हैं, सिरका में एसिटिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इमली में टर्टरिक अम्ल। इमली संतरा दोनों में टर्टरिक अम्ल नहीं, संतरा में सिट्रिक अम्ल है, ठीक ना भाइयों। सूखी बर्फ ड्राई आइस तो कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहते हैं। CO2 का जो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होगा ना भाई, उसी को बोलेंगे ड्राई आइस, सूखी बर्फ। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो भाइयों। जितने भी क्वेश्चन थे सभी इंपॉर्टेंट थे, तो आप अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाइयों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाइयों।